हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम यहाँ लेसन पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के बारे में बेसिक बातें हम पढ़ रहे थे और उनमें परमाणु के मॉडल जो हमने पढ़े उनमें अंतिम मॉडल है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। और सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल मतलब ज्यादा सफल नहीं हो सका, जो असफल रहा। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें नेवी में एक प्रश्न पूछा गया था कि सोमरफेल्ड ने और अपना परमाणु मॉडल है वो किस परमाणु मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाया। अर्थात सोमरफेल्ड ने बोर मॉडल का विस्तार किया। इतनी बात आपको याद रखनी है कि सोमरफेल्ड ने और परमाणु का जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल का एक्सटेंशन किया, उसको आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। तो इतनी सी बात आप याद रखना कि बोर मॉडल को आगे बढ़ाया। अब सोमरफेल्ड मॉडल क्या है याद रखना। आप जानते हो बोर ने तो यह कहा था कि परमाणु गोलाकार आकृति का होता है और गोलाकार आकृति के मध्य में एक दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। लेकिन सोमरफेल्ड ने यह कहा कि परमाणु गोलाकार आकृति का भी होता है और दीर्घवृत्ताकार आकृति का भी होता है। सोमरफेल्ड ने कहा कि परमाणु गोलाकार आकृति का भी होता है और दीर्घवृत्ताकार आकृति यानी अंडाकार रूप में भी होता है। और यहां उसने कहा कि दीर्घवृत्ताकार आकृति के मध्य में एक दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और कहा कि जिस प्रकार ठीक गोलाकार आकृति वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार दीर्घवृत्ताकार आकृति वाले और परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो फिर हमारे सोमरफेल्ड मॉडल का जो पहला बिंदु है वो ये बन गया कि सोमरफेल्ड के अनुसार परमाणु गोलाकार आकृति का होने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार आकृति का होता है। या फिर आप यूं कह सकते हो सोमरफेल्ड के मॉडल में कि सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार आकृति के साथ साथ या वर्ताकार पथ के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगाते हैं। सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगाते हैं। पहला बिंदु ये बन गया। और दूसरा बिंदु ये बन गया कि इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का केंद्र से, यहां केंद्र है और ये त्रिज्या आप जानते हो कि केंद्र से नाभिक से अंतिम कोश में भरे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन और यहां केंद्र के बीच की दूरी के अनुसार जो कोण बनता है, यहां इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन और जो केंद्र है अर्थात नाभिक है उसकी बीच की दूरी के ऊपर जो कोण बनता है, तो याद रखना उसे कोणीय संवेगी कहा जाता है। तो यहां वर्ताकार पथ में तो घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक समान रहता है। मेरा कहने का अर्थ यह हो गया कि जब वर्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहां केंद्र के साथ और हर जगह कोण है वो बराबर रहेगा। हर जगह वर्त की परिधि पर यहां जो केंद्र के साथ कोण बनेगा, कहीं बना लीजिए, वो कोण बराबर रहेगा, उसका मान एक जैसा आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्ताकार पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का और नाभिक के साथ जो कोणीय संवेग होता है, बनने वाला जो कोण का मान होता है, वो मान वर्ताकार पथ पर तो समान रहता है। अब आप ये पूछोगे कि कोणीय संवेग क्या होता है, तो वर्ताकार पथ पर घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का और नाभिक के केंद्र के साथ बनने वाला कोण कोणीय संवेग कहलाता है। वर्ताकार पथ पर घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का और नाभिक के केंद्र पर और बनने वाला कोण या नाभिक के केंद्र के साथ बनने वाला कोण उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कहलाता है। और आप जानते हो कि वर्ताकार पथ पर तो केंद्र के साथ जो वर्ताकार पथ है उस पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कोण बोलूं तो एंगल हर जगह समान रहेगा। लेकिन याद रखना दीर्घवृत्ताकार पथ में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का और कोणीय संवेग बदलता रहता है। यहां याद रखना जब दीर्घवृत्ताकार पथ में यहां से
और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है, तो त्रिज्या भी तो बदल रही है, त्रिज्या बदल रही है, तो कहने का अर्थ यहाँ कोण का मान कुछ और है, और यहाँ देखिए त्रिज्या कम हो गई, त्रिज्या कम हो गई, तो अब यहाँ कोण बदल जाएगा। यहाँ देखिए यहां से कोण का मान कुछ अलग होगा, यहां कोण का मान कुछ अलग होगा, इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर यहां कोण का मान कुछ अलग होगा इलेक्ट्रॉन का, और यहां जब आएगा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल थोड़ी दूरी पर, नाभिक से थोड़ी दूरी पर आएगा, तो यहां कोण का मान कुछ और होगा। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर और घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बदलता रहता है, जबकि वर्ताकार पथ पर घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक समान बना रहता है। ये इस सोमरफेल्ड के मॉडल का दूसरा बिंदु है जो कि आपको याद रखना है। तो इसके दो ही बिंदु हैं और ये मॉडल याद रखना असफल हो गया था। असफल क्यों हो गया था? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु पर ही शोध करके खोजा गया था। हाइड्रोजन परमाणु पर ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु सबसे सरलतम प्रकार का परमाणु है और सरलतम प्रकार के परमाणु में और इस मॉडल को ज्ञात किया गया। लेकिन यहाँ ये मॉडल सोमरफेल्ड वाला असफल हो गया क्योंकि परमाणु में आधुनिक खोजों के अनुसार दीर्घवृत्ताकार पथ होता नहीं है, परमाणु में गोलाकार ही होता है, तो ये मॉडल असफल हो गया। और इस वजह से जो इसकी कमियां हैं उन कमियों की बात कर लेते हैं। कमियों की बात करें तो आप याद रखना, पहली कमी तो ये हो जाएगी कि यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यह परमाणु मॉडल कौन सा? सोमरफेल्ड वाला। और जिन परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है ये। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं, अर्थात हाइड्रोजन से जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु हैं, उन परमाणुओं में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या और सोमरफेल्ड के मॉडल से नहीं की जा सकती। तो पहला कमियों में पहला बिंदु ये हो गया कि यह परमाणु मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था। ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो मूल आप कमी का बिंदु बोलोगे तो वो बिंदु ये हो जाएगा कि आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु है वो गोलाकार आकृति में पाया जाता है, जबकि सोमरफेल्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कहा था कि परमाणु दीर्घवृत्ताकार भी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर इस वजह से दूसरा बिंदु असफलता का ये हो गया कि सोमरफेल्ड ने कहा कि परमाणु वर्ताकार होने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार होता है, या यूं बोलूं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूर्णन करने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में भी घूर्णन करते हैं, लेकिन दीर्घवृत्ताकार पथ में घूर्णन नहीं करते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार दीर्घवृत्ताकार पथ में घूर्णन नहीं करते हैं। तो ये इस बात की व्याख्या करने में भी ये मॉडल असफल रहा। तो सोमरफेल्ड का ये छोटा सा मॉडल आपको याद रखना है। एक अंकित प्रश्न है, हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए तथा बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। यानी यहां हमें हीलियम परमाणु दिया है, वो भी प्लस वाला। तो आप जानते हो हीलियम है वो 2 नंबर पर आता है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर, हीलियम 2 नंबर, और यहां हमें प्लस दे दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब प्लस ऊपर लिखा होता है तो उसका अर्थ होता है कि उस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 2 प्लस के लगा रखे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होनी चाहिए, लेकिन ऊपर प्लस लिख दिया तो यहाँ अब परमाणु क्रमांक तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ना होकर के अब 1 है। तो यहाँ हीलियम प्लस में और प्रथम कक्षा में अपने को ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है ना। तो आप याद रखना हीलियम परमाणु 2 नंबर पर आता है, तो Z का मान तो सूत्र में 2 हो जाएगा, ठीक है। N कोषों की संख्या होती है, अपने को ये कहा है हीलियम की प्रथम कक्षा, कौन सी कक्षा? प्रथम कक्षा, तो N बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा की गणना करनी है
और ऊर्जा का पर्टिकुलर सूत्र बोर ने दिया था, और वो क्या था, En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और जेड स्क्वेयर बटे में एन स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर बटे में एन स्क्वेयर, ये सारा मान जूल के रूप में प्राप्त हो रहा था। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त हो रही थी, जूल के रूप में। तो अब यहां वैल्यू रख देते हैं और कुछ नहीं करना, -2.18 इंटू 10⁻18 और हीलियम 2 नंबर पर आता है तो जेड के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो यहां 2 का तो वर्ग हो जाएगा और बटे में प्रथम कक्षा पूछिए तो n का मान 1 हो गया, तो अब 1 का स्क्वायर कर देंगे और जूल लगा देंगे, और आप इसको जब हल करोगे तो -2.18 गुणा 10⁻⁻18 और आपके गुणा में ये 4/1 हो जाएगा, तो 4 ही कर देते हैं इसे, और वो भी जूल के रूप में। और जब आप इसे पूर्णतया हल करके लाओगे तो आप ध्यान देना ये वैल्यू बन जाएगी आपके -8.72 इंटू 10⁻⁻18। ये जो आपको घात दी हुई हो माइनस प्लस में, वो घात आपको सेम की सेम उत्तर में रखनी है और बिना घात वाली संख्या उनसे गुणा करना है। तो -8.72 गुणा 10⁻⁻18 और जूल, ये हमारी ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया। कहां, हीलियम परमाणु की प्रथम कक्षा में। हीलियम परमाणु की प्रथम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास इतनी जूल ऊर्जा होती है, वो भी ऋणात्मक रूप से, याद रखना। क्योंकि ऋणात्मक क्यों होती है ऊर्जा, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का और नाभिक का आपस में जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। कम होने से और ऊर्जा ऋणात्मक होती जाती है, तो यहाँ ये ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हमें इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न पूछा है कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, यानी हीलियम परमाणु दिया है, प्रथम ही कक्षा है, इसकी त्रिज्या पूछी है। तो आप याद रखना, त्रिज्या को आप चाहे नैनोमीटर में ज्ञात कर लो या पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, एक ही बात है। हमारे यहां हम त्रिज्या को ज्ञात करें तो बोर ने त्रिज्या का सूत्र दिया था पिकोमीटर वाला, और मैं इसे नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 0.0529 और गुणा n स्क्वायर बटे जेड, और यह आ जाएगा आपके नैनोमीटर में। कौन सी में, नैनोमीटर में ये इतना आ जाएगा अगर नैनोमीटर। और याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और याद रखना 1 पिकोमीटर, पीएम बराबर होता है पिकोमीटर। पीएम अर्थ क्या है, पीएम मतलब पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। यहां हम नैनोमीटर में इसे कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, r बराबर 0.0529 गुणा n स्क्वायर बटे जेड, ये त्रिज्या का सूत्र बोर ने दिया था और ये नैनोमीटर के रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया। और यहां अब हम वैल्यू रखें तो r बराबर, और ये तो सेम की सेम आ जाएगी, जो डाटा दिया है वो तो आपकी सेम का सेम आ जाएगा। n देखना है, n कोषों की संख्या होती है, ठीक है ना, कोष मतलब कक्षा। तो यहां पूछा है प्रथम कक्षा, प्रथम कोष, तो यहां n बराबर तो 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बटे में जेड, जेड यानी हीलियम। हीलियम कौन से नंबर पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम 2 नंबर पर आता है, तो यहां 2 लगा देंगे, तो यहां जेड के स्थान पर 2 आ जाएगा इस प्रकार से, और उत्तर नैनोमीटर में लिख देंगे। तो अब हम इसे हल करके देखेंगे, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है गुणा ये बटे में 2, तो 2 से भाग दे देंगे, अर्थात इस राशि को आधा कर दीजिए। इस राशि को आप आधा करोगे तो यह आ जाएगा 0.02645 और नैनोमीटर। तो हमारे पास आपके ये प्राप्त हो गई त्रिज्या, r बराबर 0.0645 नैनोमीटर। इसका आधा कर दिया बस 2 के हिसाब से डिवाइड करके, तो नैनोमीटर में प्राप्त हो गई। तो ये सामान्य न्यूमेरिकल
आप याद रखना, अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे आंगिक प्रश्न। हमारा अगला बिंदु है डी ब्रोगली सिद्धांत, पदार्थ यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, डबल नेचर, दोहरा व्यवहार, दोहरी प्रकृति। तो डी ब्रोगली ने यह बताया कि पदार्थ या द्रव्य बोलते हैं जिसे, वो दो रूप में व्यवहार करता है, कण और तरंग के रूप में। कि पदार्थ है, उसकी प्रकाश की भांति कण और तरंग दो रूप में व्यवहार पाया जाता है। जिस प्रकार सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो कण और तरंग दो रूप में व्यवहार करता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनकी भी दोहरी प्रकृति होती है। वो भी दो तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, पहला कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में। तो इस सिद्धांत को डी ब्रोगली ने और 1924 में प्रतिपादित किया था। 1924 में डी ब्रोगली ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार यही लिखा जाता है कि पदार्थ कण और तरंग दो रूप में व्यवहार करता है। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिसे हम कहते हैं लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। यहां लैम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है जिसे आप वेवलेंथ बोलते हो, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। और एच यहां पर प्लांक नियतांक है। प्लांक नामक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक एक ही बात होती है, जिसकी वैल्यू 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड लिखी जाती है। अक्सर दशमलव के बाद दो अंक 6.62 भी लिखते हैं और 626 भी लिखते हैं। तो याद रखना, दशमलव के बाद आप दो अंक काम में ले सकते हो। 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। यहाँ m द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान। जो भी पदार्थ आप ले रहे हो, मैटर आप ले रहे हो, उसका द्रव्यमान है। और v उसका वेग है, v उसका वेग है। तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पहले तरंग दैर्ध्य क्या होता है। कि किसी वस्तु का वह गुण जो उस स्रोत से चलकर हम और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वस्तु का वह गुण तरंग दैर्ध्य कहलाता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे सुबह और शाम आप देखते हो, आपको सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां सूर्य में सातों ही रंग है। जब वो उदय होता है तब भी उसमें 7 रंग है, जब वो अस्त होता है तब भी उसमें 7 रंग है। लेकिन हमारी आंखों तक तो केवल और केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है, वेवलेंथ अधिक है। अब वो वेवलेंथ क्या हुई? उस वस्तु का वो गुण है जो उससे चलकर, यानी उस स्रोत से चलकर और जो हमें हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु से, उस स्रोत से निकलकर और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वह उसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सर्वाधिक है, अर्थात लाल रंग का जो गुण है, लाल गुण है एक प्रकार से, वो सूर्य से निकलकर और हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो रास्ते में उसका बिल्कुल भी परकिरण नहीं होता है, यानी स्कैटरिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल भी नहीं बिखरता है। और वो सेम जितनी मात्रा में वहां से निकलता है उतनी मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो रास्ते में विकर आपके परकिरण नहीं होता है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है पूरा का पूरा, और सूर्य का हमें लाल रंग दिखाई देता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उस स्रोत से चलकर और हमारी आंखों तक पहुंचता है, वह उसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और प्लांक नियतांक, तो प्लांक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पर और एक कांस्टेंट दिया जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 और इनवर्स 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। और m उसका द्रव्यमान है, मास है, और v उसकी वेलोसिटी है, उसका वेग है, जो भी आप कण ले रहे हो। अब आप एक बात सुनिए, लैम्डा इजिकल टू, इसको h अपॉन p भी लिखा जा सकता है। ये एक हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि डी ब्रोगली सिद्धांत की जो द्वैत प्रकृति का समीकरण है, उस समीकरण में से
सही समीकरण को इंगित करता है। तो याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी दिया हो तो भी वो सही समीकरण है, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे पी दिया हो तो वो सही समीकरण है। यानी एम वी आप जानते हो, एम द्रव्यमान है और वी वेग है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और संवेग को हम पी से दर्शाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, संवेग को p से दर्शाते हैं। तो यहाँ mv के स्थान पर p लिखा जा सकता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p हो जाएगा, जो दोनों समीकरण ही यहाँ द्वैत प्रकृति को दर्शाने वाली सही समीकरण है। अब एक बात आप और ध्यान में रखना कि एक प्रश्न यूं भी पूछा गया था अपने एग्जाम में कि द्वैत प्रकृति सिद्धांत के अनुसार कण के तरंग दैर्ध्य और संवेग में, हिंदी में लिखा कण के तरंग दैर्ध्य और संवेग में सही संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये वस्तु के तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग को दर्शाने वाला सही समीकरण है, या वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को और इस तरंग दैर्ध्य के साथ जो संबंध है उसको दर्शाने वाला सही व्यंजक है। तो इतनी बातें आप याद रखना। और जो जेड का एक एग्जाम होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसमें यह पूछा गया कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो याद रखना कि कण का तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये कथन सत्य है कि कण का तरंग दैर्ध्य वस्तु के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात भी सही है। कण का तरंग दैर्ध्य और प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक h के समानुपाती होता है, ये भी सही है। तो ये सारे सत्य कथन भी आप याद रखना। अब डी ब्रोगली ने आगे खास बात क्या बताई वो आप याद रखना। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर किसी कण का द्रव्यमान अधिक है, डी ब्रोगली ने कहा कि किसी कण का अगर द्रव्यमान अधिक है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान का लैम्डा है वो तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो द्रव्यमान जब अधिक होगा तो उसका लैम्डा याद रखना कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमान अधिक तो लैम्डा कम होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर द्रव्यमान कम है तो लैम्डा अधिक होगा, यानी द्रव्यमान कम है तो लैम्डा अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक है तो लैम्डा कम होगा। तो अब इसने अपने सिद्धांत से और एक जो खास बात है वो निकाली और वो प्रस्तुत की, और वो क्या थी कि अगर किसी कण का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका लैम्डा अत्यंत कम होता है, और जब लैम्डा कम होता है तो लैम्डा के मान से यह पता चलता है कि वो पदार्थ कण है या तरंग है। तो उसने कहा कि जब किसी पदार्थ का और द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका लैम्डा कम होगा, और लैम्डा जब कम होगा तो वो पदार्थ वास्तव में कण के रूप में व्यवहार करता है, वो हमारे तक कण के रूप में पहुंचता है। और अगर किसी पदार्थ का जब द्रव्यमान अत्यंत कम होगा, किसी पदार्थ का जब द्रव्यमान अत्यंत कम होगा तो उसका लैम्डा सर्वाधिक होगा, और जिसका लैम्डा सर्वाधिक होगा वो पदार्थ हमारे तक तरंग के रूप में पहुंचता है। तो जिसका लैम्डा अधिक होता है वो तो हमारे तक तरंग के रूप में आता है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है तो फिर लैम्डा कम हो गया, तो जिसका लैम्डा कम होता है वो कण के रूप में आता है। तो लैम्डा के मान से और डी ब्रोगली ने दो खास बातें हमारे सामने प्रस्तुत की अपने इस समीकरण से कि यदि किसी पदार्थ, मैं यहां डी ब्रोगली की बात कर लेता हूं। डी ब्रोगली ने कहा इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान अत्यंत कम होता है, न के बराबर होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 बोलते हैं, वैसे 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। यहां ध्यान दीजिए 9.11 तो है, लेकिन 10 की पावर देखिए -31 है, तो ये राशि तो न के बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर है। तो यहां जब द्रव्यमान को रखूंगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को यहां रखूंगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो न के बराबर है, तो लैम्डा बहुत अधिक हो जाएगा। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे
अत्यंत कम द्रव्यमान वाले कण का लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में व्यवहार करता है। जिसका लैम्डा अधिक होता है जिनका लैम्डा अधिक होता है वो सारे के सारे तरंग के रूप में हमारे तक पहुंचते हैं, तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं। और जिनका आपके द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो उनका लैम्डा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जिनका लैम्डा कम होता है वो कण के रूप में व्यवहार करते हैं, वो कण के रूप में हमारे तक पहुंचते हैं। तो इतनी सी आप डी ब्रोगली के सिद्धांत की जो बातें हैं वो आप याद रखना।